हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 8 जिसका नाम है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ सबसे जो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ करने वाले हैं कुछ क्रिएटिव, मतलब ओनली बात करेंगे क्रिएटिविटी पर। क्रिएटिविटी के जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। इसका जो कंप्लीट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम 4th ब्लॉक में करेंगे, ठीक है। कंप्लीट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, प्रॉब्लम से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या क्राइटेरिया रहेगा, सभी क्वेश्चंस हम 4th ब्लॉक में करेंगे। मतलब इससे शायद इस वीडियो के बाद 3rd वीडियो में, ठीक है। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो लैंग्वेज की होगी। लैंग्वेज किसे कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज पहले आया, थॉट पहले आया, लैंग्वेज एंड कॉग्निशंस, जो थियरीज हो गई, ये सभी हम टॉपिक उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी क्या होती है। आप लोगों को भी कभी किसी ने कहा होगा कि यू आर सो क्रिएटिव इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स, इन योर फ्रेंड सर्कल। आपको किसी ने कहा हो कि आप क्रिएटिव हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है उन्होंने क्रिएटिव क्यों कहा आपको। ज़रा सोचिए और थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए उन्होंने क्रिएटिव क्यों कहा। क्योंकि आमतौर पर हम जब भी किसी को क्रिएटिव कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने क्या अलग किया औरों से, ठीक है। जैसा कि हम मान लीजिए क्रिएटिव आइडिया किसे कह सकते हैं। देखिए, एक आपको क्या करना है, क्या करें हम, आपको कोई लकड़ी जलानी है, ठीक है। क्या करनी है, लकड़ी जलानी है। अब आप आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। या तो आप मैच बॉक्स रखें अपने साथ, ठीक है, या फिर आप लाइटर रखें, और क्या रख सकते हैं। बस यही है मेरे हिसाब से, तो यही क्रिएटिविटी है ना। इसका मतलब मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। आप बताइए इनमें से क्या क्या, आप कैसे लकड़ी जला सकते हैं। लेकिन आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अब लकड़ी तो जलानी होगी। तो आपने क्या किया, वो डिस्कवरी के चैनल पर आता था ना, वो लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख के ऐसे रब करता है, और काफ़ी तेज़ी से करने पर है जो वो उसके अंदर से धुआं फिर आगे जो उसके अंदर शुरू हो जाती है धीरे धीरे धुआं निकलने के बाद। तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है। या फिर आपके पास कोई लेंस या किसी कांच का टुकड़ा है, ठीक है, उसके थ्रू है जो आप क्या करते हैं, सूर्य की किरणों से आग जलाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी। मतलब औरों से हट के कुछ नया आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किसी को किसी की हेल्प की, तो आप कह सकते हैं उसको क्रिएटिविटी। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अनकॉमन आइडियाज़, जो आमतौर पर आपको देखने को मिले ही ना, ठीक है। नोवल आइडियाज़, एक नया आइडिया, और रिलेवेंट किससे हो, हमारी सिचुएशन से रिलेवेंट हो। ये नहीं है कि आपको पंखे की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है और आप लकड़ी जलाने लगे, तो ये तो क्रिएटिविटी है नहीं। लेकिन उस सिचुएशन से रिलेट करना चाहिए, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सके उस टेक्निक से, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए एक जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक नहीं है, एक हेडलाइन है, ये नोट में डाल रखी है हमने। क्रिएटिविटी कैन बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके दिखा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम में क्रिएटिविटी होगी। समझ गए, दो बातें हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी संभव है, कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में नॉट नेसेसरी। समझ गए, क्रिएटिविटी रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब आपने अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग ध्यान से पढ़ा है तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है सिर्फ एक, ओनली वन प्रॉब्लम, और आपने सॉल्यूशन कितने निकाल लिए, अनेक। कि आपने बार बार ये, मतलब हम लकड़ी कैसे जलाएंगे, या तो मैच बॉक्स के साथ जलाएंगे, या फिर हम लाइटर के साथ जलाएंगे, या फिर हम लेंस और सूरज की किरणों के साथ जलाएंगे, या फिर हम लकड़ी की किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ ही जलाएंगे, ठीक है, पीस के साथ। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि हमारे पास ये ऑप्शंस है जिसकी मदद से हम है जो लकड़ी जला सकते हैं। ये अनकॉमन आइडियाज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास और भी कोई आइडिया हो, जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम एलिमेंट हो,
केरोसिन ऑयल के अंदर। तो केरोसिन ऑयल भी फ्लेमेबल है और सोडियम भी फ्लेमेबल है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। ये आपकी 10th की बुक में आता है, आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा साइंस में। अब देखिए, इट हैज़ बीन ए हाईली डिफ़िकल्ट टास्क कि हम उसको क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन करें, क्योंकि हर जगह क्रिएटिविटी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, है ना। तो अब बात करते हैं न्यूवेल, शो एंड साइमन 1963 4 क्राइटेरिया उन्होंने दिए, क्रिएटिविटी किसे कहेंगे, किसे हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया नोवेलिटी एंड यूज़फुलनेस, कि हमारे आइडियाज़ नए हों और उन आइडियाज़ को हम यूज़ कर सकें। ओके, सेकेंड थिंग है कि हम क्रिएटिविटी में क्या कर रहे हैं, कुछ जो पुराने आइडियाज़ हैं, जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं, उनको हम ड्रॉप कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं पीछे, नई टेक्निक्स को हम है जो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले आते थे टेलीफोन या टीवी, टेलीविज़न, ठीक है। उनके अंदर क्या होती थी, टेलीविज़न के अंदर एक ट्यूब होती थी जिसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, वो स्क्रीन से जुड़ी होती थी, ठीक है। जब इनमें से करंट लाइट पास होती थी, ठीक है, वो प्रोसेस पता नहीं अब क्या है, तो ये लाइट यहाँ पर डाली जाती थी उस ट्यूब के ऊपर और आपको फिर स्क्रीन दिखती थी, ठीक है। लेकिन अब क्रिएटिविटी क्या है, एलईडी। उसके बाद क्रिएटिविटी आप किसे कहेंगे, एंड्रॉयड टीवी को, स्मार्ट टीवी बोल सकते हैं, या फिर जो टेलीफोन की बजाय हमारे पास अब क्या आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड, फिर एप्पल, मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव औरों से अलग चीज़ें अब आ रही हैं, ठीक है। अब आपके पास जो ड्यूल स्क्रीन फ़ोन्स आ रहे हैं, ड्यूल स्क्रीन लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी के ऑप्शन, जो क्या ऑप्शन नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल कहेंगे, कि आप इनसे समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी है, औरों से अलग है, कुछ नया है, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं क्रिएटिविटी रखने वाले। ओके, रिक्वायर मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। अब विदाउट मोटिवेशन तो आपको क्रिएटिव आप हो नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप काम कर रहे हैं और आपको फीडबैक ना मिले, और फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप फिर मोटिवेशन, आपका मोटिव भी तो होना चाहिए ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, तो वो भी मोटिवेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्व वॉज इनिशियली वेग। हो सकता है हमारी शुरुआत है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके वो बुरे हों, लेकिन जब हम क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिफॉर्मुलेशंस करेंगे, हम चीज़ों को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नए आइडियाज़ के साथ। तो हम ये कह सकते हैं क्रिएटिविटी क्या है, इट इज़ ए टेंडेंसी टू जनरेट, रिकॉग्नाइज आइडियाज़, अल्टरनेटिव्स, possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others, entertaining ourselves and others। अभी एंटरटेनिंग क्यों डाल दिया मैंने यहाँ पर, अब मोबाइल फ़ोन से आप समझिए, एक एग्जांपल उठाइए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपके पास किसी के पास आपको अगर किसी से बातचीत करनी है तो आप कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, शायद जीपी चैट वगैरह आया है अब, है ना, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी हैं, ये अल्टरनेटिव्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप इनके थ्रू है जो किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये हम डेफिनेशन लिख सकते हैं क्रिएटिविटी की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थियरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये कौन सी थियरी आ गई, अब हमने थॉमसन वगैरह के इंटेलिजेंस की थियरी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी की। तो एक बात बता देते हैं, ये दी थी भाई स्टर्नबर्ग ने, ठीक है, 1983 में दी थी आई थिंक, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, आप ये बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टर्नबर्ग ने दी थी इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थियरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब इसका नाम इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस क्यों रखा गया, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग क्रिएटिविटी इज़ नॉट इनबोर्न, हम उसको एक्वायर करते हैं, हम सीखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है, हम उसको सीखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, बस यही है। तो इन्वेस्टमेंट से ही सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होगी, टाइम की होगी, और कॉन्फ्लुएंस किसका होगा, 6 ट्रेड्स, 6 रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनकी कॉन्फ्लुएंस, उनका जो सम्मेलन ज़रूरी है, उनको जब मिलाएंगे तब हम है जो क्रिएटिव हो सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब इसको, क्या क्या दे रखा है इन्होंने थियरी के अंदर। इस थियरी में क्रिएटिविटी कैन बी ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिंग टाइम, हम इन्वेस्टिंग करके टाइम को, हमारे टाइम को इन्वेस्ट करने के बाद, और एक जो अलग जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, 6 सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल स्किल्स बोल सकते हैं, नॉलेज, थिंकिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट। जब हम इन सब को मिला देते हैं तब हम क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं।
अब ये एज इट इज़ आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कॉन्फ्लुएंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, ये भी आ सकती है, क्रिएटिविटी आ सकता है। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल स्किल्स। अब आप ये बताइए, क्या क्रिएटिव होने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस ही ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि आप अगर इंटेलिजेंट है तो आप क्रिएटिव हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने क्या बताया था आपको, मान लीजिए आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है जो प्रॉब्लम आपके सामने आई हो उसका सॉल्यूशन आप ट्रेडिशनल तरीके से कर दें, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आप क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी की क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। ये ज़रूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मैं क्या कह रहा था, इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है, भैया ज़रूरी तो है लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो आप क्रिएटिव होंगे। इंटेलिजेंस के साथ आपको और भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, उनको भी पढ़ते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो कौन कौन से 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के। क्या, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अलग अलग तरीक़ों से देखना शुरू करें, है ना। एबिलिटी टू सी प्रॉब्लम इन न्यू वेज, इन डिफरेंट वेज। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्रॉब्लम क्या रखें यहाँ पर, हाँ जी, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी बनाया, मतलब बनाया नहीं, सोचा 3 फ्रेंड हैं A, B एंड C, तीनों जंगल में गए हैं कैंपिंग करने के लिए या फिर 2-3 दिन रहने के लिए कि कैसे हम सरवाइव करते हैं। क्या डिस्कवरी के जो चैनल पर आता है वो व्यक्ति, क्या वो सही में ऐसा जीवित रह पाता है? तो अब इनके सामने भी चैलेंज आ गया, किसका, फूड का, वाटर और हाउस, घर का। अब सर पे मतलब छत चाहिए सर छुपाने के लिए। अब फूड का जिम्मा ले लिया भैया A ने, वाटर का ले लिया B ने और हाउस का ले लिया C ने। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। बिना पानी के हम नहीं रह सकते, खाने के बिना तो 1-2 दिन निकाल भी देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पानी की व्यवस्था सोची और पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने अलग अलग जो आइडियाज़ देना शुरू कर दिया। अब एक ने क्या दिया, लीफ, कि पत्ते बिछा लो भाई धरती के ऊपर, ऐसे ही यूँ पत्ते बिछा लो, अगर बारिश आने वाली है तो लीफ ले लिया। या फिर और क्या, हाँ, या फिर उन्होंने यूँ करके खड़े हो गए, भी बारिश आएगी और हम ऐसे पानी पिएंगे, ठीक है, इसमें इकट्ठा करेंगे फिर पी जाएंगे, इसमें इकट्ठा करेंगे फिर पी जाएंगे। और एक ने क्या किया, भाई ऐसे नहीं, आप ऊपर मुंह खोल के खड़े हो जाइए, आप इससे पानी की प्यास तो बुझने वाली नहीं है, आप भी होशियार हैं इसने तो, है ना, इंटेलिजेंट हैं आप, ऐसे तो आप पानी नहीं पिएंगे। लेकिन क्या हुआ, सी ने नहीं, चलो बी ने मान लेते हैं। बी ने क्या आइडिया दिया हमें, बी ने कहा कि हम ऐसे नहीं करते। इन्होंने क्या किया, बांस की लकड़ी होती है ना, तो उन्होंने क्या किया, बांस की लकड़ी कुछ ऐसी होती है, इसको बीच में से काट दिया, ठीक है। अब बांस की लकड़ी अंदर से खोखली होती है, तो इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार की। ये मान लीजिए ऐसे 2 पोल यहाँ पे, 2 पीछे गाड़ दिए और ये झोपड़ी बना ली, ठीक है। अब ये झोपड़ी तो बन गई, अब घर भी तैयार हो गया बांस की लकड़ी के साथ। लेकिन जो छत बनाई ना, छत के ऊपर इन्होंने क्या किया, जैसे ये लकड़ी काटी तो इसके 2 हिस्से हो गए और ये इस शेप में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो जगह है खोखली है इसकी, क्योंकि बीच में से जो वे गांठें होती हैं उनको काट दिया गया, सफाई कर दी और इसको ऐसे ही ऊपर बैठा दिया गया, इसके ऊपर है जो यूँ लेटा दिया गया लकड़ी को, ताकि जब बारिश आए तो पानी इस बहाव में आए, यूँ इस तरह। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे में पत्ते बिछा दिए ताकि धरती में पानी ना रिसे, ठीक है। और इस तरह ही इस तरफ कर दिया। और अब छत टपकेगी भी ऐसे तो भाई, तो इन्होंने क्या किया, 2 लकड़ी ऐसे रखी बांस की छत पे और 1 लकड़ी इनके ऊपर रख दी, ताकि ऊपर का पानी भी नीचे जाए और नीचे वाला पानी बिल्कुल नीचे जाए। तो ये क्या था, एक आइडिया था क्रिएटिविटी का, ये एक एग्जाम्पल था। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर ना समझ आया तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है मेरी पेंटिंग थोड़ी बेकार हो, है ना, मुझे ड्राइंग नहीं आती। तो ये क्या है, आपने प्रॉब्लम्स को नए नए तरीक़ों से देखना शुरू किया।
आपने क्या क्या ऑप्शंस निकाले, पत्ते निकाले, हाथ निकाले, मुंह निकाला और फिर बांस की लकड़ी। अब इनमें से सबसे बेस्ट आपने कौन सा चूज़ किया? बांस की लकड़ी वाला। तो आपने क्या किया, वो एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना चूज़ करने की, कि हाँ मैंने ये सही चूज़ किया। टू रिकॉग्नाइज विच आइडिया इज़ वर्थ परस्यूइंग और विच आर नॉट, कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब ये तो ठीक है, अब जिसने ये आइडिया दिया उसको दूसरों को भी मनाना होगा। जब तक ये नहीं कहेंगे दूसरे भी, अरे वाह यार क्या क्रिएटिव आइडिया, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम दूसरों को परसुएड करें कि हमारा आइडिया क्रिएटिव है। ठीक है, तो ये था इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये तो कंपलसरी है, नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बात करते हैं नॉलेज से। अब देखिए नॉलेज क्या होती है? ज्ञान क्या होगा? आपके एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं उनको किस तरीके से आप परसीव कर रहे हैं, आपका वे ऑफ परसेप्शन, वे ऑफ परसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द योर एनवायरनमेंट, है ना। आप कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, वो आपकी नॉलेज होगी। अब उन इन्फॉर्मेशन से आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे और कॉन्सेप्ट आपकी नॉलेज बन जाएगा। ठीक है, अब इस नॉलेज में क्या होगा, हो सकता है आपको इतने आप प्रॉब्लम में जो कंफ्यूज हो गए, इतने कंफ्यूज हो गए कि आपको यही नहीं सूझ रहा कि हम पानी कैसे पिएंगे। कैसे पानी को इकट्ठा किया जाए, इतने कंफ्यूज हो गए आप। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई आइडिया है ही नहीं, आप इतने कंफ्यूज हो गए। लेकिन क्या हुआ, सी था, हमारे पास 3 फ्रेंड थे ना, A B C तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। लेकिन बी ने क्या किया, बी रिलैक्स था, उसने कहा भाई इतना कंफ्यूज मत हो, देख हम ऐसे कर सकते हैं बांस की लकड़ियों के साथ, है ना, ऐसे। उन्होंने आइडिया दिया, बिकॉज क्योंकि बी ने जो नॉलेज थी वो उसने यूज़ की, मतलब जबकि सी ने क्या किया, उसकी नॉलेज उसके कार्य में बाधा बन गई कि अब हम कैसे करेंगे, पानी तो बिना बर्तन के इकट्ठा हो ही नहीं सकता, है ना। अब उसने तो देखे सिर्फ बर्तन ही बर्तन, लेकिन बी तो देखता था डिस्कवरी का चैनल भी, है ना। तो वहाँ से उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन उठाई चैनल से, वीडियोस से, और फिर उसको यूज़ करने की शुरुआत की। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति अवेयर रहना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा सॉल्यूशन हम किस तरह उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखना चाहिए। कई बार आपके फ्रेंड्स ने भी आपको राय दी होगी, एडवाइस दी होगी, आप कहते हैं अब उसने मेरे साथ बात नहीं की तो अब मैं क्या करूँ यार, अब तो कुछ रहा ही नहीं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इतने आगे की सोचते हैं, बस हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आपका फ्रेंड कहता है भाई ऐसे भी तो तू कर सकता है, फिर हम कहेंगे हाँ यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आता वो, क्योंकि वो सोचता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये बॉक्स क्या है, प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ नहीं खड़ा रहना चाहिए, यहाँ पर एक बार तो हो गई आप, तभी तो आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको एक बार प्रॉब्लम यहाँ भी खड़ा होना चाहिए कि मैं एक बार प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी तो ऑब्जर्व कर लूँ, क्या पता कोई अल्टरनेटिव्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये होती है नॉलेज जो आप अपने एनवायरनमेंट से उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नॉलेज आपकी बाधा ना बने बल्कि आपकी हेल्प करे। ठीक है, पास्ट नॉलेज है जो बिकम ए हिंड्रेंस रादर देन ए हेल्प। कई जो बच्चों के जीवन में भी क्या होता है, कुछ व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे कि नहीं मुझसे बढ़ के क्या है, जो मैंने बोल दिया नॉलेज वही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉलेज की कोई और डेफिनेशन हो। ऐसा मान लीजिए आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग होंगे, और बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कुछ थिंकिंग, वो आसानी से बदलाव को पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं पोलाइटली वो बदलना शुरू कर देते हैं। तो वो नॉलेज भी उनकी है जो बदलाव में, जो उनको नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनके ब्रेन में, वो उनके अंदर चेंज लेकर आने में थोड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, आसानी से चेंज नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश जब भी किसी को बदलने की करो तो धीरे धीरे पोलाइटली करो। ठीक है, अब बात आती है थिंकिंग स्टाइल। अब सोचने का तरीका, ये कैसे कैसे किस किस का अलग हो सकता है, सबका अलग अलग थिंकिंग स्टाइल होता है। ठीक है, कई बच्चे तो प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देते हैं, कई बच्चे प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं, और कई बच्चे हैं जो कंफ्यूज होकर उसी में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो थिंकिंग स्टाइल क्या है, देखिए बिल्कुल मस्त लाइन है ये, आप इसको पढ़िए, जस्ट चूज़ टू थिंक अबाउट थिंग्स। आप कैसे सोचना शुरू कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ उठाइए, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए और आपने सोचना शुरू कर दिया, है ना। जस्ट चूज़ टू थिंक अबाउट थिंग्स।
अब लकड़ी, पानी, भोजन जो भी उन्होंने सोचा, तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया हम कैसे करें कैसे करें। तो उन्होंने एक ही आइडिया से घर भी बना दिया, है ना। यहाँ पर घर भी बन गया उनका और पानी की व्यवस्था भी होगी। अब सिर्फ खाने का बच गया। तो ये क्या है, थिंकिंग स्टाइल, जो कि हमें समझने में, सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि सोचते वक्त हमारे जो प्रेजुडाइज है, बायसनेस है, ये हमारे सामने है जो प्रॉब्लम बने, तो इसलिए हमें इनको दूर रखना पड़ेगा। तो थिंकिंग स्टाइल भी आपका डिपेंड करता है कि आप क्रिएटिव हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी। अभी क्रिएटिव होने के लिए कौन कौन सी पर्सनैलिटी ज़रूरी है भैया। अब आपने सोचा कि चलो ठीक है, आज हमने वीडियो देखी तो ये सभी हमें सीखनी चाहिए, हमें तभी तो हम क्रिएटिव हो पाएंगे। लेकिन आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है अपने आप को। आपने अब तक क्या किया, आपने भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया होगा, लेकिन सिर्फ आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने आप को। अब आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किसे कहेंगे, कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि होने ज़रूरी हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये ट्रेट्स उन बच्चों में देखे गए हैं जो क्रिएटिव नेचर शो करते हैं। सेल्फ एफिकेसी, विलिंगनेस टू ग्रो, रिस्क टेकर्स होते हैं, ओवरकम ऑब्स्टैकल्स, एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्यूटी, करेज, असेंशियल फॉर द क्रिएटिव प्रोसेस। ये सभी ट्रेट्स हैं जो कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स में, क्रिएटिव पीपल्स में देखे गए हैं। अगर आप ये ट्रेट्स भी पैदा करेंगे, अपने अंदर एक्वायर करते हैं, तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिएटिविटी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था मोटिवेट ज़रूरी है, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। अब मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, क्या कारण रहा कि मैंने मोटिवेशन कहा। अब आपके पास शुरुआत में क्या होते थे, कीपैड मोबाइल होते थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास टच स्क्रीन वाले आए जिसके अंदर LCD पैनल होता था। उसके बाद आपके पास आए टच स्क्रीन ही और थोड़े से LED पैनल में, ये लगा लीजिए, मतलब एग्जांपल है समझने के लिए। उसके बाद POLED, ऐसे कुछ देखे होंगे आपने, सुपर एमोलेड। ये क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चेंजेस हैं। और ये किसने किए, किसी एक व्यक्ति ने किए। क्यों किए, क्योंकि वो मोटिवेट था अंदर से, ठीक है। उसको ये लगता था, उसका इंटरेस्ट था। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा है और उसने कोई गेम बना दिया। अब प्रोग्रामिंग वाले बच्चे समझ सकते हैं इसको, प्रोग्रामिंग कोई सीख रहा है, उसने गेम बना दिया, तो वो गेम क्या है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसका इंटरेस्ट है, वो अंदर से मोटिवेट है, इसलिए वो आसानी से काम कर पा रहा है। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आपको जो 10th में 100% मार्क्स लेके आने, ये तो पॉसिबल नहीं है, 95 कर लेते हैं। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको बाइक दिला दी जाएगी, आपको एक टच फ़ोन दिला दिया जाएगा, या आपके पास लैपटॉप, या अगर आप कुछ ज़्यादा ही अमीर है तो आपको गाड़ी भी दिला देंगे, है ना। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो आपके हिसाब से कौन सा मोटिवेशन ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन। जब हम अंदर से हम अपने काम में मगन हो जाएंगे। रिसर्चेज कैसे होती है, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं, कुछ ना कुछ नया जो खोजते हैं, क्योंकि अंदर से उनको ये लगता है कि समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी को इस चीज़ की नीड है ना। तो एंगेजिंग इन द टास्क बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स सच एज प्रॉमिस, रिवार्ड, पनिशमेंट, ये सभी है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो कि कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई खास रोल है जो अदा नहीं करते, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन का। अब बात आती है एनवायरनमेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सभी का एक अलग अलग रोल है, लेकिन ये वो है, जैसे कि आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा क्या ज़रूरी होता है कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए, फीडबैक। आपका कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल कंसीडर किया जाएगा जब आप फीडबैक रिसीव करते हैं अपने व्यूअर से या आपके जो रिसीवर से, है ना। तो जो क्रिएटिविटी भी एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका एनवायरनमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता एज ए क्रिएटिव प्रोडक्ट, एज ए क्रिएटिव प्रोसेस, और आपको एज ए क्रिएटिव पर्सन, तब तक आप क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक आपकी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नाइबर्स, टीचर्स, जो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो एनवायरनमेंट मतलब सपोर्ट नहीं करता का मतलब है, जो जब तक आपको ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते। जैसा कि हम बच्चों के साथ करते हैं, आपके बच्चे कुछ बेहतर करे और आप ये कहेंगे वाह बेटा तुमने तो ऐसे करके दिखा दिया, तो आप क्या करेंगे,
वो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा अंदर से, देखो मम्मी ने पिछली बार मुझे ये बोला था, वाह बेटा, तो अब की बार मैं कुछ और नया करके लेके आता हूँ। तो वो क्या है, क्रिएटिव वर्क। ठीक है, तो क्रिएटिविटी है जो बिना सपोर्टिव नेचर एनवायरनमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। आपकी फैमिली और इनको है जो आपको सपोर्ट करना होगा। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा है, आप पढ़िए, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद एनवायरनमेंट के बाद करेंगे हम, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट 6 रिसोर्सेज। हम इसको कॉन्फ्लुएंस करेंगे विद इन्वेस्टिंग आवर टाइम। तब हम क्या हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये था हमारा इन्फ्लुएंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी के कुछ एस्पेक्ट्स की। कौन कौन से एस्पेक्ट्स रहेंगे, देखिए फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी आपने कभी अगर नोट किया हो, आपने कब किसी को फ्लुएंट बोला है? जब मान लीजिए कोई इंग्लिश ज़्यादा स्पीड से बोलता है, हिंदी ज़्यादा स्पीड से बोलता है, या फिर पंजाबी ज़्यादा स्पीड से बोलता है, तो हम क्या कहते हैं उसको, फ्लुएंट। क्या हम या कहेंगे फ्लुएंसी है उसकी किसमें, इंग्लिश स्पीकिंग में। हम यही कहेंगे ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो बोलने की स्पीड है, जो वर्ड स्पीक करता है, वो बहुत सारे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, है ना। कि एक इससे हम कैसे समझे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तो यही सही है ना, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल ये ठीक है। इंग्लिश कोई बोलता है, आप लोग सभी ये समझते हैं कि इंग्लिश जो ज़्यादा बेहतर बोलता है वो इंटेलिजेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, बस वो ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हुई वो उसका जो काम है कम्युनिकेशन का है, अंडरस्टैंडिंग का है, हम एक दूसरे को समझ पाएँ। लेकिन कोई बेहतर है जो स्किल है जिसके अंदर, तो उसकी जो बोलने की जो स्पीड है, हम ये कह सकते हैं वर्ड पर मिनट या वर्ड पर सेकंड। जैसे एमिनम है रैपर, उसको सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पर मिनट जो वर्ड्स की स्पीड है उसकी काफ़ी तेज़ है। अब तक शायद कोई बोल नहीं पाया, शायद, है ना, शायद मुझे लगता है। तो वो उनको गॉड फादर भी कहा जाता होगा, मुझे खास पता नहीं, लेकिन मैंने नाम सुना है एमिनम का। तो ऐसा ही फ्लुएंसी है जो क्रिएटिविटी में। फिर स्पीड की क्या ज़रूरत है, क्रिएटिविटी में स्पीड की ज़रूरत है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम में एक प्रॉब्लम के कितने सारे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, कौन सा काम करेगा वो बात अलग है, ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर कितने आंसर हम है जो कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में। ठीक है, उसको कहेंगे फ्लुएंसी इन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आती है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया था, वाटर नहीं इकट्ठा करते हम, वाटर को हम कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, लीफ से, हैंड से, माउथ से, और जो हमारे बांस की लकड़ी है भाई, ठीक है, उनसे। तो ये क्या हमारे पास फ्लुएंसी बोल सकते हैं अगर किसी एक पर्सन ने दिए तो ये। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर ये काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, इसको उठा लेते हैं। ये भी काम नहीं करेगा तो हम इसको तो उठाएंगे ही, ये तो करेगा ही करेगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या, हम स्विच हो जाए आसानी से हमारे दूसरे प्लान पर या दूसरे आइडिया पर, जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी की। अब ओरिजिनलिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यूनिकनेस, और क्या था जो अनकॉमन, कि औरों से बिल्कुल अलग हो। यहाँ ये तो मैंने राइट डाउन भी कर रखा है, मैं वैसे ही लिखने लगा ना। यूनिक हो, हमारे आइडियाज़ ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, एलोबरेशन मीन्स जब आपने चूज़ किया कि हम तो बांस की लकड़ी के साथ पानी इकट्ठा करेंगे, अब उस पर विचार शुरू हमने जो कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया, हम दोबारा उसको डिफ़ाइन करेंगे, दोबारा सोचेंगे ये गलत तो नहीं है, कई और अल्टरनेटिव तो नहीं है, है ना। एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल में हम इसको नाम क्या देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों में से किसी ने कभी प्लान बनाया हो, हम मान लीजिए फ्यूचर में कभी सक्सेसफुल ना हुए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक होटल। तो हमने सोचा कि ऐसे डेस्क रखा जाएगा, यहाँ पर है जो मेन्यू कार्ड लगा देंगे, यहाँ पर चेयर्स लगा देंगे,
ठीक है, यहाँ पर पीपल्स आराम से बैठ सकते हैं। आपने सोचा, लेकिन आपने ये सब प्लान कर लिया, एलेबरेट तो कर लिया इसको, लेकिन आपने फिर सोचा अरे इसका नाम क्या रखे भाई। फिर आपने कहा कि इसका नाम रखेंगे, क्या रखें इसका नाम, चंदू का ढाबा, सॉरी ढाबा नहीं होटल, चंदू का होटल या झिलमिल होटल, आपने नाम भी सुना होगा इसका। तो आजकल हवेलियां बहुत चली हुई हैं ना। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल। रेजिस्टेंस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर। अब रेजिस्टेंस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर का मीनिंग क्या है, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है आइडियाज़ की 5 आइडियाज़, आप 5 पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि आपने जो 5 पॉसिबिलिटीज़ आपके कैरियर में, हो सकता है आप होटल करें, हो सकता है आप बैंक में जॉब करें, हो सकता है आप जो क्या करें, कार मैकेनिक बन जाएं, हो सकता है आप साइकिल रिपेयर का काम शुरू कर दें, या आजकल चाय वाला बने। तो प्री मैच्योर का मतलब क्या है, मान लीजिए 2 ऑप्शंस आपने छोड़ दिए, मतलब पहले ही अपनी है जो ब्रेन की प्रोसेसिंग, जो आपको सोचने की क्षमता, उसको रोक दिया गया है कि आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन आपने वहाँ पर रोक दिया है, तो उससे एक्सप्लोरेशन कम हो जाएगा, अल्टरनेटिव्स कम होंगे और वहाँ पर आपके, मान लीजिए क्या पता आपने जो छोड़े हैं उसी में आपकी सक्सेस हो, है ना। तो रेजिस्टेंस हमें रोकना चाहिए हमारे प्री मैच्योर क्लोजर को, जो टाइम से पहले हम ये कंसिडर करें कि हमारा माइंड है जो, ठीक है भाई इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, जो बेस्ट लगे, जो एनवायरनमेंट सूट करे वही काम करो। तो ये एग्जांपल शायद सही रहेगा। आइडिया आप क्या करेंगे, आपने सोचा भाई अब घर कैसे बनाया जाए, पानी कैसे इकट्ठा किया जाए, एग्जाम्पल वही है, बस आपको समझने की तैयारी शुरू कर दी आपने कि चलिए तुम बांस की लकड़ी लेके आओ, ठीक है, या फिर तुम पत्ते लेकर आओ, भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता अभी हम छत पे बांस लगाने वाले हैं। तो क्या होता है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, यार पानी कैसे, गड्ढे खोद देते हैं, चलो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा बारिश का, चलो नारियल तोड़ लेते हैं पेड़ से, उससे पानी पी लेंगे, लेकिन उसको भी चढ़ना पड़ेगा ना। तो ये पर क्या है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाए, ताकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बत्ती जले, जैसे मोटू पतलू में होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएटिव थिंकर्स क्या करेंगे, जितनी भी एनवायरनमेंट होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एनवायरनमेंट से, वो सारी अपने दिमाग में भरने की कोशिश करेंगे, जिससे उनका माइंड क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया होगा कि अब क्या करें, अब तो सारे रास्ते ही बंद हो गए, मैंने अपनी तरफ से 100% कर दिया। तो सैचुरेशन लेवल होता है, जैसे कि साइंस में आपने सुना हो, सैचुरेशन किसे कहेंगे, जब आप एक गिलास में क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व होती है, अदरवाइज़ उसके बाद शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है। जब वो बंद होती है उसको सैचुरेशन लेवल कहते हैं पानी का, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन का माइंड होता है, इन्वायरमेंट है, वो इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका ब्रेन कहेगा बस आप शट डाउन कर दिया जाए, और इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, जो भी काम करेंगे इसी से करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है आपके साथ, इंक्यूबेशन स्टेज आती है। ज़्यादातर जितनी भी आपने जो उन प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन सोचे आपने, उनको क्या किया, आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद सभी क्या हो गए, फेल हो जाते हैं, और इस स्टेज पर आप थोड़े हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अब क्या करें। या फिर हो सकता है आपको कोई और आइडिया समझ में आ ही नहीं रहा, और इस दौरान है जो आपकी प्रॉब्लम कहाँ चली जाएगी, आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में चली जाएगी, सबकॉन्शियस लेवल पर। अब आप क्या करेंगे, चल छोड़ यार, अब ये नहीं करते, कुछ और ट्राई करते हैं, पानी छोड़ें, हम जूस पीने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अब जूस के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिएगा। तो लेकिन जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती है, और आप अचानक से कुछ और, चलिए पानी को बाद में सोचेंगे, पहले हम ना घर बनाने की सोच लेते हैं, और घर बनाते बनाते आपको क्या आइडिया आ जाता है यहाँ पर कि घर बनाया आपने, ये 4 पिलर लगाए, जब आपने यहाँ पर ये सोचा कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो घर बनाते बनाते आपके ब्रेन में अचानक से एक आइडिया स्ट्राइक करते रहते हैं, ओह माय गॉड यार, इसको मैं भूल कैसे सकता हूँ, ये तो मुझे पहले ही याद आ जाना चाहिए था। देख, अचानक से आइडिया आता है, अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, कैसा कि आप प्रॉब्लम में कन्फ्यूज़ है, लेकिन आप जैसे ही सो के उठे, खाना डालना शुरू किया, तभी आप कहती है आइडिया, है ना। ऐसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा
बात करते हैं किसी और से, आइडिया उनको मिल जाता है, अचानक दिमाग की बत्ती जल जाती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसको इंक्यूबेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इल्यूमिनेशन स्टेज आती है हमारी, ये जहाँ पर हमें मूवमेंट होती है, जब हम कहते हैं समाधान है। ठीक है, तब वो इल्यूमिनेशन स्टेज है, थर्ड स्टेज होगी हमारी। अब फोर्थ स्टेज आती है हमारी इवैल्यूएशन स्टेज और फिफ्थ वेरिफिकेशन स्टेज। अब इवैल्यूएशन स्टेज क्या होती है, जितने भी अल्टरनेटिव्स आपके माइंड में आए ये सभी हो चुके थे फेल, लेकिन उसके बाद एक जो इल्यूमिनेशन स्टेज में एक सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है, जो आइडिया आता है, आप ये सोचते हैं कहीं इस आइडिया के और अल्टरनेटिव्स तो नहीं हैं, है ना, कहीं और अल्टरनेटिव्स हो और मैं इससे बेहतर कुछ, जैसे कि एक नॉर्मली अगर आपको बोल दिया जाए कोई, हाँ आपको मान लीजिए सेब का कोई बाग है, ठीक है, गार्डन लगा लीजिए, जो एप्पल आपको तोड़ने हैं कहाँ से, पेड़ से। अब आपको बोल दिया जाए बिल्कुल गोल मटोल है जो एक सेब लेकर आना है, बिल्कुल रेड कलर का। आपने देखा 1 2 3 मिला ही नहीं, आखिरी के 5-10 पेड़ रह गए और फिर आपने ये सोचा अरे यार नहीं मिल रहा, चल छोड़, जो सा भी आपको मिल रहा है, जितना छोटा मोटा जो भी मिल रहा है उसको तोड़ ले। लेकिन आप संतोष नहीं है आपके अंदर, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है कि आप ये सहें कि नहीं ये काम चल जाएगा, वो वाली बात नहीं है। अचानक से आपने देखा कि अरे ये एप्पल ठीक रहेगा, ये सही है, आपने वो तोड़ने की कोशिश, लेकिन आप तोड़ते वक्त क्या सोचते हैं, कहीं मुझे इससे बेहतर तो नहीं मिल जाएगा। आप जॉब के बारे में भी सोचते, जब भी आपको जॉब चाहिए होती है आप ये सोचते 2-3 जगह अप्लाई करने के बाद ये मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ अगर मुझे इससे बेहतर तो नहीं मिल जाएगी। तो इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव्स देखना कि इससे अलग या इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, वो इवैल्यूएशन स्टेज में आएगा। फिफ्थ आता है हमारे पास वेरिफिकेशन स्टेज, और ये है हमारा फाइनल स्टेज। और अब हम है जो अब बांस की लकड़ी पर पानी की जो वो तैयारी कर दी है, अब हम इसको फाइनल कर देंगे और उनके रिजल्ट्स देखेंगे। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 क्रिएटिविटी। जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में इतना ही। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, टेलीग्राम ग्रुप, तीनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक ना लाइक आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आपको अगर इनके PDF चाहिए तो अब की बार आपको फ्री PDF नहीं मिलेगी, ₹9 आपको पे करने होंगे UPI ID के थ्रू। ठीक है, आपको UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई आपको कंपल्सरी नहीं है कि आपको नोट्स लेना ही है। आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर अच्छा लगे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।